गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हम लोगों को आज आप पॉलिटिकल साइंस का पूरा 10th का बोर्ड का सिलेबस 30 मिनट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आप एक्सप्लेन करने वाले थे और हम लोगों को इस तरह से एक्सप्लेन कीजिए कि हम वीडियो देखकर एग्ज़ाम में भी बेस्ट कर सकें। तो पहले बात तो गुड इवनिंग सभी को। और आज की क्लास जो है आप लोगों से हमने कल वादा किया था कि 30 मिनट यानी 30 मिनट्स के क्लास में आप लोगों को इतना इन शॉर्ट दे देंगे हम, इतना इंसाइट आपको मिल जाएगा, इतना इजी हैक मिल जाएगा कि आप पूरे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस को कवर कर लेंगे। एंड यूपीएससी में जो इस क्लास के सिलेबस से चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं वो भी आपकी तैयार हो जाएंगी। तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को मेरा हमेशा से एडवाइस रहा है कि वो एनसीईआरटी की किताबों को ज़रूर स्टडी करें, वो भी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th तक, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जो भी टॉपिक्स एनसीईआरटी में हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन दें जिससे कि 10th के बच्चों को भी हेल्प मिले बोर्ड में अच्छा करने के लिए और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल हो। तो जहाँ तक मुझे याद है, अगर सिलेबस के बारे में मैं देखूँ, 1 सेकेंड मुझे चेक करने दीजिए कौन कौन से चैप्टर हैं सिलेबस में 10th क्लास में। तो ओके, लेटेस्ट सिलेबस जो है पावर शेयरिंग है और फेडरलिज्म है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर को शेयर करना यानी कि बांट लेना, ताकि राज्य को, देश को संभालने में कठिनाई ना आए। When power is divided in different levels or organs of the government, like central government is sharing power with state government, or state government is sharing power with the local government like Jila Panchayat, village Panchayat. This process is called power sharing. Okay. तो पावर शेयरिंग में सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल जहाँ तक मुझे याद है कि एनसीईआरटी में है, उसमें बेल्जियम कंट्री और श्रीलंका कंट्री के एग्जाम्पल दिए गए हैं। श्रीलंका कंट्री, इसका थोड़ा सा लाइट आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दे रहा हूँ। श्रीलंका कंट्री जो है वो ऐसी लैंग्वेज स्पीकिंग लोगों से भरा हुआ है जहाँ पे कुछ लोग तमिल बोलते हैं, कुछ लोग सिंहाला लैंग्वेज बोलते हैं। तो सिंहाला लैंग्वेज बोलने वालों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, 70% से ज़्यादा लोग वहाँ सिंहाला बोलते हैं। और इसलिए वहाँ पे जब पॉपुलेशन वाइज देखोगे आप तो सिंहाला बोलने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई भाई, 70% के ऊपर है। टू बी प्रिसाइज अगर है तो 74% मान लेते हैं, अगर एग्जैक्ट नंबर देखना हो तो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। 18% के आसपास तमिल बोलने वाले हैं। तो अब आप बताइए मेजॉरिटी किसकी हुई? मेजॉरिटी हुई सिन्हाला बोलने वालों की। तो सिन्हाला बोलने वालों की ही हमेशा सरकार बनती थी वहाँ पे, और जो भी सरकार बनती थी वो सिन्हाला बोलने वालों के ही फेवर में काम करती थी। तो तमिल लोग बहुत अपसेट हो गए, भले भैया हमारे लिए तो कुछ काम नहीं कर रहे हो आप लोग। तब उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, फिर अटैक करना शुरू हो गया, फिर वार छिड़ गई, जिसको हम लोग सिविल वार कहते हैं। जब एक देश के लोग आपस में ही लड़ बैठे तो उसको सिविल वार कहते हैं। व्हेन सिटीजन ऑफ ए कंट्री हैव कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर इन विद इन द कंट्री और नेशन, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अ सिविल वॉर। मेजोरिटेरियनिज्म एक प्रैक्टिस है जिसमें मेजॉरिटी संख्या में रहने वाले रिलीजन या लैंग्वेज के लोग और उनके फेवर में चीज़ों को प्रैक्टिस में लाया जाता है। ठीक है। तो सिविल वार और मेजोरिटेरियनिज्म की प्रैक्टिसेस श्रीलंका में इस तरीके से की गई। बाद में बहुत सारे जो है मनमुटाव हुए और समझौते हुए। उन समझौतों के बाद में फिर श्रीलंका में शांति आई और ये सिविल वार जैसी सिचुएशन हटी और सब लोग आराम से रहने लगे। लेकिन ये प्रॉब्लम्स बहुत दिनों तक रहीं श्रीलंका में।
एक ऐसा ही एग्जांपल बेल्जियम कंट्री का है। बेल्जियम कंट्री में डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले 3 लैंग्वेज के लोग रहते थे। लेकिन बेल्जियम ने क्या किया, वहाँ पे सिविल वार नहीं होने दिया, वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। बोली कि भाई जहाँ जिस ज़्यादा संख्या में बोलने वाले लैंग्वेज के लोग हैं वहाँ से इलेक्शन होगा और ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाएगा। तो जब उन्होंने ऐसे मामले को इस तरीके से हैंडल किया तो श्रीलंका वाले मैटर में और उस देश के मैटर में क्या आपको समस्या समझ में आई? श्रीलंका में समस्या ये थी कि ज़बरदस्ती की चीज़ें थोपी गई कि आपको ये मानना ही पड़ेगा। लेकिन बेल्जियम ने क्या किया, उसको एकोमोडेट कर दिया। जो डाइवर्सिटी थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए एकोमोडेशन दे दिया। उसी के अकॉर्डिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 3-4 बार रिवीजन करके, इम्प्रूवमेंट करके, अमेंडमेंट करके और अच्छे तरीके से लोगों को सेटल कर दिया ताकि लोगों में सिविल वार जैसी सिचुएशन ना हो। इंडिया में पावर शेयरिंग जो है कई टाइप से देखा जा सकता है। देखो, एक पावर शेयरिंग तो ये होता है कि आप देखते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे देश में, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में जैसे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी है और एआईएडीएमके, डीएमके, टीडीपी और टीएमसी, बीजेडी, जेडीयू, आरजेडी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इंडिया में इस समय 1000 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्टिव हैं और इस वजह से पावर को शेयर कर दिया जाता है। पार्टीज़ में देख लो आप, चाहे सरकार के लेवल्स में देख लो। अब पावर शेयरिंग के बाद हम जब दूसरे टॉपिक पे चलें तो इसी चैप्टर में आपको ये टॉपिक भी पढ़ने को मिल जाता है कि भाई पावर शेयरिंग के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं और इसको कैसे हम फ़ायदेमंद मानते हैं। तो देखो, पावर शेयरिंग से क्या होता है, वर्क का जो डिवीज़न है वो इजीली स्मूथली फंक्शनल हो जाता है। नेक्स्ट थिंग क्या है, गवर्नमेंट को इजी होता है अपने प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को आगे ले जाने में। नेक्स्ट थिंग क्या होता है कि डिस्प्यूट्स और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या होता है, डेमोक्रेसी को थोड़ा और डीप में जाने का मौका मिलता है कि भाई लास्ट लेवल तक पावर शेयर हो रहा है तो डेमोक्रेटिक जो है, यानी जो एक लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार की जो प्रक्रियाएँ होती हैं उसको डीप रूट मिल जाता है। तो इसके भी दो, एक मोरल पावर शेयरिंग का एक रीज़न मिल जाता है और एक जो है प्रूडेंशियल रीज़न मिल जाता है पावर शेयरिंग का। मोरल रीज़न क्या होता है कि लोगों का डाइवर्सिटी में भी एक यूनिटी की तरह जो है वो होता है, एक बिहेवियर, एक मोरल जो है बूस्टर का काम करता है, एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट तैयार होता है। लेकिन अगर प्रूडेंशियल की बात करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में आसानी हो जाता है। तो पावर शेयरिंग के टॉपिक में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे श्रीलंका, बेल्जियम की स्टोरीज को समझना है, पावर शेयरिंग के मीनिंग को, फंक्शन को, उसके जो है एलिमेंट्स, फीचर्स क्या होते हैं और एकोमोडेशन कैसे बेल्जियम ने किया और कैसे इसमें एकोमोडेट नहीं कर पाया श्रीलंका, इन सारी चीज़ों को मिला के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। दूसरा जो चैप्टर है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो उसको हम फेडरल गवर्नमेंट मानते हैं। जहाँ जैसे किसी देश में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको हम फेडरलिज्म नहीं मानेंगे। फेडरलिज्म कहाँ मानेंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट भी हो और तीसरा इंडिया में तो है ही लोकल गवर्नमेंट। तो किसी देश में 2 है तो भी फेडरलिज्म माना जाएगा और जहाँ 2 से ज़्यादा है वो भी फेडरलिज्म माना जाएगा। लेकिन फेडरलिज्म के 2 टाइप होते हैं, एक कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि पावर को ना बराबर से बांट देते हैं और कहते हैं कि भाई आओ साथ में मिल करके हम पूरे देश को संभालते हैं। यानी कि बड़े यूनिट्स जो होते हैं वो साथ में आते हैं और पावर को बराबर डिवाइड करते हैं और रूलिंग चालू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आसानी होती है इससे। होल्डिंग टुगेदर में होल्ड करने वाली बात है, यानी कि कोई एक टॉप लेवल पे ज़्यादा पावरफुल गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा ताकतवर है तो वो होल्ड करती है अपने अंडर में स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है पंचायत लेवल की गवर्नमेंट को। 3 लेवल है अपने देश में। तो फेडरलिज्म का एक स्ट्रक्चर है कमिंग टुगेदर, एक है होल्डिंग टुगेदर। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सब होल्डिंग टुगेदर के एग्जाम्पल हैं और कमिंग टुगेदर में यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्ज़रलैंड है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? यस सर। ओके, थैंक यू। तो होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर के बाद हम फेडरलिज्म में पढ़ते हैं कि फेडरलिज्म का फीचर क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या है। तो देखिए, जब 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो जाती हैं, 2 और मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे आपको
डिसेंट्रलाइजेशन मिल जाता है, वहाँ पे पावर का बंटवारा आसानी से हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन इजीली चल जाता है, वहाँ पे ऐसे डिस्प्यूट्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं जहाँ कोई गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, कोई कम पावरफुल है, इस तरीके की चीज़ों का प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाता है फेडरलिज्म के फीचर्स में। इसके बाद वहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है, जैसे सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप अगर अच्छा है, जैसे इंडिया जैसे देश में देख लीजिए, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट अगर दूसरे स्टेट में है तो वहाँ केंद्र और राज्य सरकार से बैलेंस अच्छा चल जाता है। लेकिन अगर स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है दूसरी पार्टी की और बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो हमेशा बातचीत कहा सुनी होती रहती है वहाँ के और यहाँ की सरकार में। और उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा भेदभाव, थोड़ा डिस्प्यूट, थोड़ा सा पावर प्ले देखने को मिलता है, जो कि बहुत हेल्दी डेमोक्रेसी कंट्री के लिए नहीं मानी जाती है। तो ये एक एग्जांपल आपको बीजेपी के और दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट के हिसाब से मैंने दिखा दिया। और ऐसा नहीं कि बीजेपी के ही साथ ऐसा है, कोई भी जो सरकार होती है केंद्र सरकार, अगर उसकी पार्टी, जैसे कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस की भी जहाँ जिस स्टेट में पार्टी सरकार में रहती थी तो केंद्र और राज्य से रिश्ते हमेशा अच्छे दिखते थे। लेकिन जब दूसरे की गवर्नमेंट होती थी उस स्टेट में तो वो थोड़े से मनमुटाव भी दिखाई पड़ते हैं। तो वो इजीली सबको पता है कि आप अपनी ही पार्टी को हर जगह देखना चाहते हो, यही पॉलिटिक्स का पावर प्ले का मतलब ही होता है। लेकिन ये हेल्दी डेमोक्रेसी का अच्छा साइन नहीं माना जाता है। फिर इसी में आप डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ते हो। डिसेंट्रलाइजेशन में पावर को तोड़ करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उनसे सेंट्रल से लिया गया स्टेट के साथ में और स्टेट से लिया गया लोकल गवर्नमेंट के पास में। लोकल गवर्नमेंट के भी कई लेवल होते हैं, जिला पंचायत लेवल होता है, ब्लॉक लेवल होता है, और रूरल एरिया में विलेज पंचायत होते हैं, विलेज आपके हेडमैन का चुनाव जो होता है, प्रधानी का चुनाव, वो सारे इलेक्शंस जो होते हैं। अब उसमें डिसेंट्रलाइजेशन में एक और फ़ायदा हो गया कि विमेन को एम्पावरमेंट मिल गया, उनको रिजर्वेशन थोड़ा सा दे दिया गया 33% सीट का, कि जहाँ भी महिलाओं का इलेक्शन का सीट रिजर्व रहेगा वहाँ पुरुष चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी मेल वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे बहुत सारा बेनिफिट हुआ और महिलाओं को जो है बहुत ज़्यादा इमर्ज होने का, पावर में आने का, एम्पावरमेंट पाने का मौका मिला। तो फेडरलिज्म में आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लैंग्वेज पॉलिसी पढ़ेंगे फेडरलिज्म में। लैंग्वेज पॉलिसी में जैसे हमारे इंडिया में ओवरऑल 22 लैंग्वेज हैं हिंदी को लेकर के, और इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं माना गया है, लेकिन मदर टंग हिंदी को माना गया है, क्योंकि हिंदी क्या है, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी लैंग्वेज में बोली जाती है। जैसे मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदी बोलती है हमारे देश में। और एक बार क्या हुआ था कि 1965 के समय में कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा डिमांड चला था कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। ठीक है, सॉरी, नेशनल लैंग्वेज कह दिए, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, मतलब सरकारी कार्य, काम काज, परीक्षाएं, एग्ज़ाम जो भी होंगे वो हिंदी में कंपलसरीली होंगे। तो साउथ इंडियन स्टेट जो कन्नड़, तमिल और तेलुगु बोलने वाले हैं, मलयालम बोलने वाले हैं, इन लोगों ने बड़ा अपोज किया कि भैया हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों बनाओगे आप, किसी एक लैंग्वेज को आप सबके ऊपर क्यों ज़बरदस्ती थोपना चाहते हो। तो फिर उसके बाद जो है जब ये आंदोलन शुरू हो गया तो आंदोलन की वजह से इस फैसले को वापस ले लिया गया। तो हिंदी जो है अब एक राष्ट्रभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, मतलब सरकारी लैंग्वेज नहीं है। राष्ट्रभाषा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादा संख्या में हिंदी बोलने वाले लोग अपने देश में हैं। ठीक है, उसके बाद आती है लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी। किसी भी स्टेट में जहाँ 2 लैंग्वेज कम से कम होते हैं, जैसे कहीं तमिल है तो वहाँ इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया कि भाई चलो आप तमिल बोलते हो तो इंग्लिश में अपना काम कर सकते हो अगर कोई और काम कर रहे हो तो। जैसे यूपी में आप देखो तो हिंदी और इंग्लिश ही एक ऐसा जो है लैंग्वेज है जो ऑफिशियल माना जाता है। तो गुजरात में गुजराती और इंग्लिश को ले लिया गया। तो ऑफिशियल लैंग्वेज किसी को थोपा नहीं गया, लेकिन लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी अपना ली गई। जिस स्टेट में जैसे तमिल बोलने वाले लोग हैं, तेलुगु बोलने वाले हैं, कन्नड़ बोलने वाले हैं, मराठी हैं, गुजराती हैं, बंगाली हैं, असमीज़ हैं, उड़िया हैं, तो उनको भी एक सहूलियत दे दी गई कि चलो आपका लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लैंग्वेज। और अब तो ट्रिपल लैंग्वेज की भी बात चल रही है हमेशा के लिए कि भाई हिंदी को भी ऐड करिए और सबको पढ़वाइए, ताकि 3 लैंग्वेज का ऑप्शन हमेशा मिले। लिंग्विस्टिक स्टेट ऐसे बहुत सारे स्टेट, जैसा मैंने आपको नाम भी बता दिया, जो स्टेट्स लैंग्वेज बेस्ड जो है फॉर्मुलेशन पे चलते हैं। जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज पाई जाती है वहाँ को, उस स्टेट को लिंग्विस्टिक स्टेट बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है तीसरा चैप्टर, जेंडर, रिलीजन, कास्ट। तो इसमें आपको पढ़ना है जेंडर के बारे में, जैसे जेंडर क्या है, मेल फीमेल का सेक्स रेशियो कैसे जो है बिगड़ता चला गया,
कैसे लोगों का जो है गलत फैसला महिलाओं को पीछे धकेलता चला गया, कैसे वो लिटरेसी की तरफ बढ़ती चली गई, लिटरेसी रेट घटता चला गया इंडिया में। फिर सेक्स रेशियो में महिलाएं पीछे होने लगीं और पुरुष की संख्या ज़्यादा होने लगी। कुछ स्टेट में और ज़्यादा डाउनफॉल होने लगा, लेकिन फिर बाद में इसमें जागरूकता लाया गया। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभी इस सरकार में आई है। कांग्रेस के समय में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। तो बहुत सारी ऐसी प्रोग्राम और पॉलिसीज़ चलाई गई जिससे कि लड़कियों को पढ़ाई का मौका मिलने लगा, जॉब का मौका मिलने लगा और वो आगे बढ़ने लगी। फिर उसके बाद आता है बात कि भाई जेंडर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई थी, जैसे आपका सती प्रैक्टिस होता है। सती प्रैक्टिस के बारे में आपने सुना होगा। Yes. जब पुरुष की डेथ हो जाती थी हस्बैंड की, Yes, तो sir. वाइफ को जला दिया जाता था उनके साथ में। तो ये भी एक बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया में कि कैसे महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया। तो महिलाओं को जब भेदभाव झेलना पड़ा तो इसकी वजह से जो डिसएडवांटेज मिले उसको एडवांटेज देने की कोशिश की गई। तो अगर हम लोग इस चीज़ को अगर समझते हैं क्या कुछ, उसके बाद फिर जब महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई तो उनको लिटरेसी यानी उनकी पढ़ाई पे फोकस किया गया। उनको इलेक्शन में रिजर्वेशन दिया गया सीट, ताकि वो रिज़र्व करके महिलाओं को इलेक्शन में आने का मौका दिया जाए। उनको हायर जॉब्स में भी मौका दिया गया ताकि उनकी प्रमोशन हो सके, वो ऑफिस में जॉब करें, अच्छी पेमेंट मिले उन्हें, उससे उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगी। और आपको याद होगा पहले महिलाओं की बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती थी बच्चियों की। तो फिर फीमेल का जो है शादी का एक उम्र फिक्स किया गया कि 18 के बाद ही शादी करेंगे तभी लीगल माना जाएगा। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ थी, यानी जो पहले एबॉर्शन करा देते थे लोग, वो एबॉर्शन को इलीगल बना दिया गया कि भाई अभी एबॉर्शन कराओगे तो जेल चले जाओगे, है ना। Yes, तो sir. इससे क्या हुआ कि बेटियों को जब बचाया गया, उनको पढ़ाई कराई गई, उनको जॉब दिलाया गया, उनको पॉलिटिक्स में लाने के मौके मिले, रिजर्वेशन दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि जेंडर का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें एक जो जेंडर इनइक्वालिटी था उसको इक्वल लाने की कोशिशें की गई। ठीक है। Yes. अब बात आती है रिलीजन की। तो रिलीजन हम क्यों टॉपिक पढ़ते हैं? रिलीजन मतलब कि एक धर्म का हमेशा से बवाल रहा है अपने देश में। कभी हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, तो कभी हिंदू और सिख के दंगे हुए, तो कभी मतलब रिलीजन वाइज बहुत सारे दंगे होते हैं। तो अलग अलग देशों में भी होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में होता है, हर देश में ही कुछ न कुछ ऐसे दंगे पंगे होते रहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए रिलीजन जो है जब राजनीति में आता है, पॉलिटिक्स में आता है, तो ये होता है कि भाई हम अपने रिलीजन के लोगों को इलेक्शन में वोट देंगे, हम अपने रिलीजन के लोगों को लीडर बना के चुनाव लड़ाएंगे। तो इससे क्या होता है, जब पॉलिटिकल मूवमेंट चलने लगते हैं रिलीजन के नाम पे, तो वहाँ पे क्या होता है ना, बहुत बड़े राइट्स होते हैं। राइट्स मतलब क्या होता है, दंगा फसाद। ठीक है। Yes, sir. तो जब धर्म की जो सांप्रदायिक कम्युनलिज्म की जो पॉलिटिक्स होती है, उसकी वजह से कम्युनल वायलेंस होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ उसका कई बार एडवांटेज उठा लेती हैं, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज उसका डिसएडवांटेज भी मिलता है। तो कम्युनलिज्म और जो रिलीजियस जो अप्रोच है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, वो बच्चों को इसीलिए इसमें डाला गया है ताकि अभी से पढ़ के ये समझते हुए चले कि ज़रूरी नहीं है कि जो रिलीजन की पॉलिटिक्स करे उसी की सरकार बन जाए। क्योंकि इंडिया में किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग नहीं रहते हैं। तो अगर आपको राजनीति करनी है, पॉलिटिक्स करनी है, तो देश की तरक्की के बारे में बात करेंगे, सभी लोगों के बारे में बात करेंगे, तब आप इलेक्शन जीत सकते हैं। और इसलिए देखिए आपको हम एक एग्ज़ाम्पल भी देते हैं। बहुत सारी अपने इंडिया में ऐसी पार्टियां हैं, जैसे एक सिर्फ मुस्लिम के ही नाम से पार्टी मजलिस से कुछ करके ऐसा है, फिर AIAIM है, वो कोई लीडर है, क्या नाम है उनका, वैसी। तो ऐसी पार्टियां हैं इंडिया में, लेकिन उनका सरकार में ही बनता इंडिया लेवल पे। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो एक रिलीजन के लिए ज़्यादातर स्पेशली बोलते रहते हैं। ऐसे ही आप एग्जाम्पल कास्ट वाले में भी ले सकते हो। जैसे देखिए हमारे स्टेट में समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ये दलित की बात करेंगे या OBC की बात करेंगे,
तो इनकी भी सरकार, केंद्र सरकार तक नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि जब आप किसी एक लैंग्वेज की बात करोगे, एक धर्म की, एक जाति की बात करोगे, तो पूरे देश के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप किसी एक कम्युनिटी, एक जाति, एक धर्म के लोगों का वोट ले सकते हो, लेकिन जब आप पॉलिटिक्स करोगे तो देश के लोगों को एक साथ ले चलने के लिए, तब आपकी बातों को लोग एक्सेप्ट करते हैं बड़े लेवल पे, और आपकी सरकार केंद्र तक पहुंचती है, यानी यूनियन गवर्नमेंट, जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें रही हैं। बीच में एक बार पूरा कोलिशन गवर्नमेंट बना था। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब ये होता है कि जहाँ दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ जाए, दो कम से कम हो या दो से ज़्यादा हो, तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे बीजेपी अपने साथ में अपना दल यूपी की पार्टी है, जेडीयू है, और आपका ये टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी। तो बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों को जब आप जोड़ते हो अपने साथ और सरकार चलाते हो, तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट जो है कोलिशन गवर्नमेंट ही कहलाएगी, क्योंकि इनके पास अपने आप के दम पे सरकार बनाने का सीट नहीं आया था। ये कैसे फैसला होता है? 543 सीट पे इलेक्शन होता है, उसमें आपको 272 कम से कम अपने दम पे लाना होता है। तो अगर आप 272 नहीं ले आ पाए हैं, तो आपको छोटी छोटी पार्टियों का सहयोग लेना पड़ेगा 272 तक पहुंचने के लिए। तो इसको हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो फिर आता है भाई कि इसमें BR अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, सब लोगों ने कह दिया कि भाई रिलीजन को आप पॉलिटिक्स से बहुत दूर नहीं रह सकते, रिलीजन को पॉलिटिक्स में लोग ला देंगे। इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स को ही बहुत बड़ा अभिशाप माना है। कहा है कि भाई पॉलिटिक्स ही बहुत गलत चीज़ है, गांधी जी, BR अम्बेडकर जैसे लोग। लेकिन उन्होंने ये भी माना है कि पॉलिटिक्स में आने से ही आप किसी देश की स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव होंगे, इलेक्शन जीत कर आप सरकार बनाओगे, सबका वोट पा के सरकार बनाओगे, और जनता के वोट के पावर को समझते हुए आप हमेशा जनता के फेवर में काम करोगे, क्योंकि आपको एक डर रहेगा, एक प्रेशर रहेगा कि जनता अगली बार हमें इलेक्शन में वोट नहीं देगी। तो जेंडर, रिलीजन, कास्ट वाले टॉपिक में आपको दो चीज़ें और ज़रूरी है जाननी, जैसे अर्बनाइजेशन क्या होता है, शहरीकरण क्या होता है। अब अर्बनाइजेशन का मतलब ये होता है जब व्हेन पीपल मूव टू अर्बन एरिया, सिटी एरिया फ्रॉम रूरल एरिया, जब गांव के एरिया से शहर के एरिया में बसते हैं, फॉर बेटर लिविंग, फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, हेल्थ कंडीशंस, तो उस सिचुएशन को अर्बनाइजेशन कहते हैं। एक और टॉपिक आ जाता है भाई कास्ट हायरार्की। कास्ट हायरार्की क्या होता है? जैसे हमारे देश में बांटा गया था ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो टॉप 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 मतलब सबसे बॉटम चले गए शूद्र। तो यहाँ पे शूद्र के साथ क्या बिहेवियर हुआ, उनको एकदम गंदे काम दे दिए गए कि भाई आप नाली साफ़ करोगे, आप गांव देश की सफाई रखोगे, आप गांव के एकदम किनारे पे जाके रहोगे। समझ रहे हो बात हमारी आप? यस सर। तो इसको क्या बोला गया था? कास्ट हायरार्की। हायरार्की यानी कि जब आप श्रेणी में बांट दीजिए, कैटेगरी में बांट दीजिए, टॉप टू बॉटम, तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? अब जैसे गांव के लोगों का एक जन्मांतर एक बिजनेस चला रहा था कि वो गाय का दूध बेच रहे, तो गाय का दूध ही बेचते रहेंगे। लेकिन जैसे ही ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी जुड़ गया, मोबिलिटी यानी कि अब उनके घर में एक लड़का ऐसा आया जो पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया, बोला भैया हम गाय का दूध नहीं बेचेंगे। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी जब आया, इसने भी अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया और रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया की तरफ गए आगे। फिर एक और टॉपिक आ जाता है भाई कि पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होता है? ऐसी सोसाइटी जहाँ बच्चे बोले कि भाई हम पापा की बात मानेंगे, पापा ही फैसला लेंगे, फादर की जहाँ ज़्यादा सुनी जाए, जहाँ मेल यानी कि मर्दों की बात आवाज़ ज़्यादा सुनी जाए, ऐसी सोसाइटी को पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो बीवियों के इशारों पे भी पति लोग घूम जाते हैं और पापा लोग जो है मम्मी लोगों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ये बात सही है आज के समय के हिसाब से, लेकिन पहले ये चीज़ें इंडिया में चल रही थी, आपको भी पता होगा ये बात, है कि नहीं? यस। मर्द जो है अपना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती चलाते थे, डिसीजन मेकिंग करते थे, निर्णय लेते थे, और पत्नियों को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं हुआ करती थी महिलाओं को। घूंघट प्रथा आपने सुना ही होगा। तो अब ये सारी चीज़ें जो है मिल करके हमें
जेंडर, रिलीजन और कास्ट के पॉइंट्स को समझाती है। कास्ट वाले पॉइंट में भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि कास्ट पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन मिला तो बस बहुत सारे छोटे लेवल के लोगों को भी, जो छोटे कास्ट के लोग हैं, लोअर कैटेगरी के लोग जिनको रिजर्वेशन दिया गया है, जिसको हम लोग SC ST OBC कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, और ये आपका शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो इन लोगों को जब रिजर्वेशन दिया गया तो इनको भी मौके मिले कि ये आप ऊपर आ सके और अपने आप को सही तरीके से सोसाइटी में सर्वाइवल मोड में ला सके। तो धीरे धीरे इन लोगों की जीवन शैली, इनका रहन सहन, खान पीन और पढ़ाई लिखाई हर चीज़ जब अच्छा हुआ, तो बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे चलाने की वजह से तब जाकर के सोसाइटी में एक इक्वालिटी का भाव आने लगा कि हाँ भाई सही बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो कहा जा रहा है वो सच में हो रहा है। अदरवाइज़ पहले वाकई में बहुत सारा जो है जुल्म और जो है भ्रष्टाचार, करप्शन, सब कुछ उन लोगों को फेस करना पड़ता था। तो अब बात आती है एक और चैप्टर की, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। वीडियो थोड़ा लंबा तो नहीं हो जा रहा है? तो आज मतलब तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो चैप्टर है, इसमें पढ़ाया जाता है कि भाई पॉलिटिक्स करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही इम्पोर्टेंस क्यों है। देखिए, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ ग्रुप में आ जाएं, जुड़ के बस चुनाव लड़ने का उद्देश्य हो उनका, और सरकार बनाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए, तो ऐसे ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली रजिस्टर्ड होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, इंडिया के अंदर। तो ऐसी पार्टियां क्यों बनाई जाती है भाई? क्योंकि पार्टी जब बनाई जाएंगी तो उनका उद्देश्य होता है कि भाई जनता के बीच में जाएंगी, अपने आप को इलेक्शन में साबित करेंगी, प्रोग्राम और वेलफेयर स्कीम्स पहुंचाएंगी जनता के बीच में, जनता के बीच में जा कर के वो अवेयरनेस बढ़ाएंगे कि पॉलिटिक्स क्या होता है, इलेक्शन क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है। सबसे बड़ी बात कि हर इंसान तो टाइम नहीं पाता ना कि वो राजनीति करे, चुनाव लड़े, जनता के बीच में खड़ा रहे, हमेशा जाता रहे आता रहे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये सारा मोटो होता है। पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन का काम करती है, पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, इलेक्शन लड़ती है। तो इस तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस को लिख सकते हैं अगर टॉपिक चैप्टर है तो। पूरे वर्ल्ड लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के कई फॉर्म्स होते हैं। जैसे इंडिया में मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, यानी मैंने आपको थोड़ी देर बाद पहले बताया था कि क्या बताया था मैंने, कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में हैं। तो हम इस फॉर्मेट को मल्टीपल पार्टी सिस्टम कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम भी बोल सकते हैं। और किसी देश में सिर्फ एक ही पार्टी मजबूत संख्या में है, जो कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार में अकेले ही सरकार चला सकती है। जैसे चाइना हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहाँ पे बहुत तगड़ा है, और कोई छोटी पार्टियाँ वहाँ केंद्र सरकार बना ही नहीं सकती। तो जैसे अमेरिका है, यहाँ पे ड्यूअल पार्टी सिस्टम है, जिसको हम 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं। जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी है। एक के डोनाल्ड ट्रंप है, तो एक जो डोनाल्ड ट्रंप अभी जीत गए, आप लोगों को पता ही होगा। दूसरे के जो बाइडन थे, जो चुनाव हार गए थे। कमला हैरिस उसकी तरफ से चुनाव लड़ी थी, जो मूलतः इंडिया और अमेरिका ओरिजिन की मानी जाती है। तो अब बात आती है इन तीनों फॉर्मेट में कौन अच्छा होता है। देखिए, 2 पार्टी सिस्टम में टाइम टेकिंग कम होता है, विवाद कम होता है, इलेक्शन के खर्चे कम होते हैं, 2 ही पार्टियों में चुनाव हो गया, सब कुछ मैटर सॉल्व। लेकिन अब यहाँ पे यही आता है कि तीसरी पार्टियों को मौका नहीं मिलता, कमियाँ भी हैं इसकी भाई, और चुनाव जो लड़के सरकार बनाना चाहे वो नहीं कर पाते ये चीज़। तो 1 पार्टी सिस्टम में क्या फ़ायदा है, वहाँ अकेले एक ही पार्टी को सब कुछ करना है, तो उसको मालूम है कि हमारा ही शिकायत होगा, हमारी ही तारीफ़ होगी, तो वहाँ करप्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, वहाँ डेवलपमेंट का स्पीड बढ़ने का चांस रहता है। कोई टांग अड़ाने वाला नहीं रहेगा कि भाई यहाँ पे हम बैरिकेडिंग कर देंगे, नहीं नहीं ये फैसला मत लीजिए आप। जैसे इंडिया में देखिए आप, कोई फैसला हुआ तो 4 पार्टी वाले हो हल्ला करके उसको रोकने लगते हैं। लेकिन अब इसके बारे में आते हैं इंडिया के बारे में। मल्टी पार्टी सिस्टम में फ़ायदा ये है कि छोटे कास्ट, बड़े कास्ट, हर धर्म के लोग, हर लैंग्वेज के लोग अपनी अपनी पार्टी बना करके अपने अपने लोगों को लीडरशिप देते हैं और उनका लीड करके रिप्रेजेंटेशन देते हैं पार्लियामेंट में, और उनके लिए फैसले बनते हैं, नियम कानून बनते हैं, उससे उनको फ़ायदा मिलता है। हाँ, नुकसान भी है बहुत सारा, जैसे बहुत सारा इलेक्शन का खर्च बढ़ जाता है भाई। एक सेफ्टी पर्पस से भी देखा जाए तो इतने सारे जब लोग चुनाव लड़ेंगे तो सब कैंडिडेट को सेफ्टी देना, वोटर्स के लिए भी एक जो है एक हेडेक का काम होता है कि किसको वोट दिया जाए, इतनी सारी पार्टी के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। करप्शन भी बढ़ता है, पैसे की खर्चे भी बढ़ते हैं, और इसकी वजह से जो है एक अच्छी सरकार बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत सारा कोलिशन गवर्नमेंट बनने का भी चांस बन जाता है। तो ये सारी कुछ कमियां भी होती हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, और फ़ायदा भी जैसा मैंने बताया कि सभी को एक रिप्रेजेंटेशन मिलने का चांस होता है।
फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो कुछ और कमियां हैं जिनको सब दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एंटी डिफेक्शन लॉ ला दिया कि कोई चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद पार्टी चेंज नहीं कर लेगा तुरंत। जैसे पहले क्या करता था लोग कि बीजेपी में चुनाव लड़े और जीत गए तो फिर कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में चुनाव लड़े जीत गए बीजेपी में आ गए। तो ये चीज़ें रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बना दिया गया। ऑडिटिंग बनाने के लिए भाई कि हर साल पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताना पड़ेगा कहाँ से कितना चंदा आया है, ठीक है, वेबसाइट पे शो करना पड़ेगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अगर किसी के पास होंगे, कोई जेल गया होगा, उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो इसके अलावा क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को परिवारवाद के लिए बड़ा ब्लेम किया जाता है कि भाई आप जो है एक ही फैमिली के लीडर्स को टॉप लेवल पे ले जाते हो, अपने मेंबर्स को चांस नहीं देते। इंटरनल डेमोक्रेसी यानी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की कमी है, लैकनेस है, शॉर्टेज है। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को पढ़नी है पॉलिटिकल पार्टीज़ के टॉपिक में, ताकि उनके रिजल्ट अच्छे आए। एक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर है, उसमें लेजिटिमेसी, अकाउंटेबिलिटी और एक एक बिहेवियर होना चाहिए कि भाई सरकारें जो डेमोक्रेसी की होती हैं वो डिक्टेटरशिप से इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इनमें अकाउंटेबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जनता के लिए काम करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में पुअर लोगों का भी कंट्रीब्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा लेवल उठाने की कोशिश करते हैं, उनको प्रोग्राम वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं। और डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि आप जो है वही चीज़ करना चाहोगे जिस पे आपको लगेगा कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो चीज़। लेकिन ऐसा देखा गया है कि डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ भी डेवलपमेंट अच्छा कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत सिंपल तरीके से होता है, एक ही आदमी सारा डिसीजन लेता है। तो वो अगर अच्छा कर रहा है तो अच्छा ही करेगा, बुरा कर रहा है तो बुरा ही करेगा। जैसे आपने हिटलर का नाम सुना होगा, डिक्टेटरशिप था तो हिटलर ने नियर अबाउट 1 करोड़ लोगों को, यानी 1 करोड़ के आसपास लोगों को उसने मरवा दिया था। अब आप इसको सोचो कि सर 1 करोड़ लोगों को, यस यू आर हियरिंग दिस राइट, मतलब ये सही है। 1 करोड़ के लगभग लोग मारे गए थे, 75 लाख के ऊपर के आसपास। तो कैसे मारा गया भाई उनको? ब्लैक और वाइट के चक्कर में, यानी जो थोड़े सांवले होते थे, ब्लैक होते थे, उन लोगों को मार दिया जाता था कि वो प्योर नाजीज नहीं है, वो प्योर आर्यंस नहीं है, वो जर्मनी के नहीं है, वो जर्मनी के दुश्मन है। ऐसी अफवाहें फैलाकर मारा गया उन लोगों को गैस चैम्बर में ले जाके। तो ऐसा माना गया था कि नियर अबाउट 1 करोड़ लोग मारे गए थे। तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है, लेजिटिमेट यानी इलेक्शन से जीती हुई सरकार बनती है, और जनता के मर्जी से चुनी गई सरकार बनती है, जनता के लिए काम करने वाली सरकार बनती है। और इस टॉपिक में यही 3 हेडिंग अच्छे से अगर कोई पढ़ ले कि इकोनॉमिक ग्रोथ में डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंसेस होती हैं, कौन सही है कौन गलत है, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, और लेजिटिमेट क्या है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या है, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या है, इन चीज़ों को पढ़ लेंगे अगर आप, और बाकी जो टॉपिक्स हमने कवर किया है, तो आपके लिए ये हर लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा रहेगा पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक के हिसाब से। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपका ये बोर्ड एग्ज़ाम 10th CBSE बोर्ड, आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा। तो सब लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने राय ज़रूर रखिए कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ताकि हम उस पर नया क्लास, नया लेक्चर, नया वीडियो ला सकें। गुड नाइट, बाय बाय।